आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं जब सोकर उठा तो तब घड़ी में शाम के 6:30 बज रहे थे। हालांकि दोपहर के वक्त मैं जल्दी सोता नहीं हूँ, मगर गांव आकर पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हर दोपहर मेरी आंख लग जाती है। नींद से जागकर अभी मैं बिस्तर पर बैठा ही था कि तभी मेरा छोटा भाई चलते हुए मेरे पास आया और बोला, उठ गए भैया आप? क्या हो गया आपको? आप तो दोपहर को कभी सोते नहीं थे। इस पर मैंने कहा, पता नहीं क्या हो गया है, शहर से गांव आकर रोज दोपहर को सो जाता हूँ। अच्छा सुन, तू बाजार से सामान लेकर आ गया क्या? इस पर छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, बस अब जा ही रहा हूँ। तो मैंने कहा, तू रहने दे, आज मैं बाजार होकर आता हूँ, जा सामान की पर्ची ले आ। जिसके बाद छोटे भाई ने मेरे हाथों में सामान की एक लंबी पर्ची थमा दी। मैंने पर्ची लेकर अपने जेब में रखा और भाई की खटारा साइकिल उठाकर बाजार की तरफ चलता बना। ठंड का मौसम होने की वजह से लगभग अंधेरा हो चुका था। हमारे घर से बाजार की दूरी यहीं कोई 2-3 किलोमीटर की रही होगी। साइकिल चलाकर मैं कुछ आधा एक घंटा में बाजार पहुंच गया, मगर बाजार पहुंचकर मैंने जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। बाजार की 90% दुकानें बंद हो चुकी थीं, लेकिन इतनी जल्दी सारी दुकानें बंद कैसे हो गईं? खैर, मैं एक खुली दुकान के पास गया, जिसका दुकानदार मेरी ही गांव का था। पहले तो उस दुकानदार ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर जब मैंने अपना परिचय दिया तो वो मुझे पहचान गया। तभी मैंने उस दुकानदार यानी भरत काका से कहा, काका, ये सारी दुकानें इतनी जल्दी बंद कैसे हो गईं? ये तो रात तक खुली रहती थी ना पहले। इस पर भरत काका ने कहा, पहले की बात ही कुछ और थी, अब सब कुछ बदल गया है। चोर डकैत की बड़ी दहशत फैल गई है हमारे बगल के गांव में। मैं भी दुकान बंद करके बस अब जा ही रहा हूं। इस पर मैंने भरत काका से कहा, पर पहले तो ये सब नहीं था, अब क्या हो गया? तो भरत काका ने कहा, पता नहीं क्या हो गया है। लाओ पर्ची दिखाओ, जल्दी जल्दी सामान दे देता हूं, फिर मुझे भी जाना है। लिहाजा मैंने सामानों की पर्ची भरत काका को पकड़ा दी और बाजार में थोड़ा इधर उधर टहलने लगा। बाजार पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। खैर, कुछ देर के बाद भरत काका ने सारा सामान थैले में भरकर मुझे पकड़ा दिया। मैंने उन्हें पैसे चुकाए और अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ चलता बना। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। रास्ते पर मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर, एक जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। स्ट्रीट लाइट तो दूर, रास्ता भी कच्चा था, जिस वजह से साइकिल चलाने में मुझे काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि घर से निकलते वक्त मेरे छोटे भाई ने मुझे एक बैटरी टॉर्च पकड़ा दिया था, जो कि अभी इस रास्ते पर मेरे काम आ रहा है। उस कच्चे रास्ते के अगल बगल जंगल होने की वजह से रात कीड़ों की आवाजें काफी तेजी से मेरे कानों में आ रही थी। चलते चलते मैं अब गांव के इकलौते शमशान के पास आ गया था। अभी मैं शमशान के पास से गुजर ही रहा था, तभी मैंने देखा कि शमशान के अंदर एक लाश जल रही है। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस लाश के आसपास कोई नहीं था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक चिता पूरी तरह से ना जल जाए तब तक परिजनों को वहां से नहीं हटना चाहिए। तो फिर इस लाश के परिजन कहां चले गए? उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अपनी साइकिल को शमशान के बाहर रोककर टकटकी बांधे उस लाश को देखे जा रहा था। कुछ देर के बाद मुझे जब ध्यान आया तो मैं साइकिल लेकर वापस अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों मुझे अब काफी अजीब सा लगने लगा था।
मुझे मेरी साइकिल अपने आप ही भारी लगने लगी थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि ऐसा नहीं हो सकता था, मगर फिर भी मैं ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि कहीं कोई साइकिल के पीछे बैठा तो नहीं है। मगर साइकिल के पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। यही सोचकर मैं वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मेरी साइकिल के हैंडल पर सामानों का थैला लटक रहा था, शायद इसलिए साइकिल भारी लग रही होगी। मन में उमड़ते सवालों को इसी जवाब से शांत करके मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा। शाम अब रात का रूप ले चुकी थी। आसमान पर चांद निकल आया था, मगर रास्ते के अगल बगल घना जंगल होने की वजह से चांद की रोशनी रास्ते तक नहीं पहुंच पा रही थी। अभी मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से आती एक आवाज ने मुझे अंदर तक झिंझोड़कर रख दिया। पारस, मुझसे बात भी नहीं करेगा? आवाज सुनते ही मैं साइकिल रोककर तुरंत पीछे पलटा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि मेरी साइकिल के पीछे मेरी इसी गांव का एक दोस्त रमेश बैठा हुआ था। रमेश को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये मेरी साइकिल के पीछे कब बैठ गया। थोड़ी देर पहले तक तो साइकिल के पीछे कोई भी नहीं था। तभी मैंने कहा, रमेश, तू कब बैठ गया साइकिल में? इस पर रमेश ने कहा, मैं तो शमशान के पास ही तेरी साइकिल में बैठा हुआ था, तूने ही नहीं देखा। अच्छा, एक काम करेगा? इस पर मैंने कहा, क्या? बोल, मैं कर दूंगा। तो इस पर रमेश ने कहा, ये बैग ले जाकर मेरे घर पर दे देगा? इस पर मैंने कहा, हाँ चल, तू भी चल रहा है ना? तो रमेश बोला, नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता, तू जाकर दे आ। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर रमेश अपने ही घर में क्यों नहीं जा सकता, मगर मैं और रमेश इतने अच्छे दोस्त थे कि मैं उसे मना नहीं कर सकता था। और वैसे भी रमेश के पिताजी को मिले बहुत दिन हो गए, तो उनसे मिलने का ये अच्छा मौका रहेगा। यही सब सोचकर मैंने रमेश को हाँ कर दिया और बोला, ये बैग तो मैं अभी पहुंचा दूंगा, पर ये बता, तू घर क्यों नहीं जा रहा? मगर इस पर रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया और साथ ही उसका चेहरा थोड़ा उतर सा गया। मैं समझ गया कि रमेश ने जरूर घर पर झगड़ा किया होगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसा ही करता था। जिसके बाद मैंने रमेश के हाथों से वो बैग लिया और साइकिल की हैंडल पर लटकाकर आगे बढ़ने लगा। मैं वहां से कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरे जहन में पता नहीं क्या आया। मैं साइकिल चलाते हुए ही रमेश को देखने के लिए पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पीछे रमेश कहीं पर भी नहीं था। मगर ये कैसे हो सकता है? रमेश इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकता है? खैर, मुझे लगा शायद कहीं चला गया होगा। जिसके बाद मैं रमेश के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। चूंकि रमेश का घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं कुछ मिनटों में ही उसके घर पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद था, लिहाजा मैं साइकिल से नीचे उतरकर घर के दरवाजे पर गया और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। कुछ देर दरवाजा पीटने पर रमेश के पिताजी ने दरवाजा खोला। पहले तो मैंने काका के पांव छुए, फिर रमेश के दिए गए बैग को उन्हें पकड़ाते हुए कहा, काका, अभी रास्ते में मुझे रमेश मिला था, उसी ने ये बैग दिया। और क्या हुआ, रमेश घर क्यों नहीं आ रहा? फिर उसने झगड़ा किया क्या? मुझसे ये सुनते ही पता नहीं रमेश के पिताजी को क्या हो गया। वो एकदम से सुन्न पड़ गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर बाद जब उनको होश आया तब उन्होंने कहा, रमेश, पर वो कैसे हो सकता है? रमेश को मरे तो आज 3 दिन बीत चुके हैं। इतना कहकर रमेश के पिताजी ने
तुरंत उस बैग को खोला तो उस बैग में काफी सारे पैसे और गहने वगैरह थे। रमेश के पिताजी की आंखें नम हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि काका क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद काका ने बताया, दरअसल रमेश की बहन की शादी लगने वाली थी। रमेश घर के सारे गहने और जेवर वगैरह दूसरे गांव में बेचने जा रहा था, मगर तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। सारे जेवर वगैरह उन्होंने लूटे ही साथ रमेश को जान से मार डाला। काका की सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मुझे पूरा मामला समझ आ गया। दरअसल रमेश की आत्मा ने ये जेवर पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे इसलिए दी क्योंकि मैं उसका काफी अच्छा दोस्त था और वो जानता था कि मैं उसके साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से रमेश ना तो मुझे कभी दिखा और ना ही किसी और ने उसे देखा, मगर मरने के बाद भी रमेश ने मुझे ये बता दिया कि मैं ही उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। रात के 9:30 बज रहे थे। मैं खाना पीना खाकर बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने फोन देखा तो उसमें मेरे दोस्त कमल का कॉल आ रहा था। तो इतनी रात गए कमल का कॉल आता देख मैंने झट से कॉल रिसीव किया। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही कमल ने कहा, यार तू कहाँ है? मुझे अभी अर्जेंट मामा के घर जाना होगा, तो तू क्या अभी अपनी कार लेकर आएगा? कमल मेरा काफी अच्छा दोस्त था। उसने भी मेरे लिए काफी काम किया है, तो मैं भी उसे ना नहीं बोल सकता। इस पर मैंने कमल से कहा, हाँ मैं आता हूँ, मगर क्या अर्जेंट है? मेरे ये पूछने पर कमल ने कहा, तू आना फिर बताता हूँ। इतना बोलकर कमल ने कॉल कट कर दिया। दिसंबर का आखिरी हफ्ता होने के कारण ठंड इतनी ज्यादा थी कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मगर कुछ किया भी नहीं जा सकता था। मुझे तो जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मैं उठा और फटाफट से गर्मी के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला। तो बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाओं के कारण मेरे शरीर के अंदर हड्डियां तलक भी कांप रहे थे। खैर वहां खड़े खड़े समय जाया ना करके अपनी कार निकाली और कमल के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से कमल का घर करीबन 20 किलोमीटर था, तो मुझे वहां पहुंचने में तकरीबन 30 से 40 मिनट का समय लगने वाला था। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण रात के 10 बजे आधी रात की तरह मालूम पड़ रहा था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के आगे काफी कम पड़ रही थी। रास्ते पर दूर दूर तक मुझे मेरी गाड़ी के अलावा दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई गाड़ी। सन्नाटा तो इतना फैला हुआ था कि मानो ठंड के कारण इंसान तो दूर सभी परिंदे भी कहीं छिप गए हों। साथ ही साथ रास्ते पर छाए सन्नाटे को मैं अपनी कार के अंदर बैठकर महसूस कर पा रहा था। कमल के घर जाने में मुझे एक अलग रास्ता लेना पड़ता है, जिस रास्ते के दोनों ओर घने जंगल ही जंगल थे। भला तो हो इस बात का कि मैं कार में हूं तो मुझे जंगली जानवरों का कोई डर नहीं है। मैं कार की सभी खिड़कियां बंद करके बैठा हुआ था, मगर फिर भी मुझे काफी तेज ठंड लग रही थी। खैर अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरा रास्ता एक काली बिल्ली ने काट दिया। तो उस बिल्ली के रास्ता काटते ही मैंने झट से ब्रेक दबाकर अपनी कार रोक ली, क्योंकि मैं बिल्ली के काटे गए रास्ते को पार करके काफी बार फंस चुका हूँ। इसलिए मैं इस बार ये जोखिम नहीं मोल लेना चाहता था।
मेरे खड़े खड़े 5 मिनट हो गए, मगर उस रास्ते पर कोई भी पार नहीं हुआ। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, लगता है आज मुझे बिल्ली के काटे गए रास्ते को पार करना ही होगा, और 5 मिनट इंतजार करके देखता हूँ। अगर कोई पार हुआ तो ठीक है, वरना मैं ही जाऊंगा। इतना बोलकर मैं 5 मिनट इंतजार करने लगा, मगर और 5 मिनट भी इंतजार करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 5 मिनट के बाद भी उस रास्ते से कोई पार नहीं हुआ। जिसके बाद मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर कार चलाने के बाद मैं उस रास्ते पर पहुंचा, जिसके दोनों ओर घने जंगल थे। वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा वीरान था। ऊपर से अंधेरा भी इतना फैला हुआ था कि मुझे कार चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस रास्ते को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। रास्ते के किनारे घना जंगल होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी रास्ते तक नहीं पहुंच पा रही थी। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के किनारे खड़े एक आदमी पर गई, जो हाथ दिखाकर मुझे कार रोकने का इशारा कर रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि शायद इस आदमी को कोई काम होगा। ये सोचकर मैंने अपनी कार को उस आदमी के पास रोका और उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब? मेरे ये पूछने पर उस आदमी ने कहा, वो भाई साहब, मुझे आगे अस्पताल जाना है, तो क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठो। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी कार का दरवाजा खोलकर मेरी बगल वाली सीट पर चढ़कर बैठ गया। तो उसके बैठते ही मैंने भी कार भगाना शुरू कर दिया। कार चलाते वक्त मेरे जहन में एक सवाल आया कि मैं काफी दिनों से इस रास्ते पर आना जाना कर रहा हूँ, मगर यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं दिखा। तो ये आदमी किस अस्पताल की बात कर रहा है? इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, यहाँ पर तो कोई अस्पताल नहीं है। मेरी ये पूछने पर उस आदमी ने बताया, आगे थोड़ी दूरी पर एक अस्पताल है। जिसके बाद और कुछ ना बोलकर मैं कार चलाने लगा। काफी देर कार चलाने के बाद उस आदमी ने कहा, भाई साहब, कार रोकिए, अस्पताल आ गया। उस आदमी के मुंह से ये सुनते ही मैंने ब्रेक दबाकर कार को रास्ते के किनारे रोका। रास्ते के किनारे दूर दूर तक मुझे ना तो कोई अस्पताल दिख रहा था और ना ही कोई घर। तो आखिर वो आदमी किस अस्पताल की बात कर रहा है? खैर, जो भी हो, मेरे कार रोकते ही वो आदमी कार से उतरकर चलता बना। जिसके बाद मैं भी कार स्टार्ट करके आगे की तरफ चलता बना। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर मेरे बगल वाली सीट पर गई। तो मैंने देखा कि बगल वाले सीट पर एक थैला रखा हुआ है और वो थैला उसी आदमी का था। जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, मुझे ये थैला उस आदमी को देकर आना चाहिए, हो सकता है इसमें उसकी कोई जरूरी चीजें हों। इतना सोचकर मैंने वापस से कार रोका और थैला लेकर उस आदमी की तरफ चलता बना। कुछ कदम उस आदमी के पीछे पीछे चलने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उस आदमी को पेड़ के नीचे बैठा देख मैं काफी हैरान हुआ कि ये आदमी तो बोल रहा था कि इसे अस्पताल जाना है, तो फिर ये पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा है? खैर, मैं चलकर उस आदमी के पास गया। वो आदमी अपने सर को नीचे झुकाकर बैठा हुआ था। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आपका थैला छूट गया था कार में। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने अपने चेहरे को उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि वो आदमी कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक भूत है।
इससे पहले कि वो भूत मुझे मार डाले, मैंने थैला वहीं फेंक कर दौड़ लगा दी। भागता हुआ मैं अपनी कार में पहुंचा और कार स्टार्ट करके सीधे वहां से चलता बना। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि आज से कुछ दिनों पहले उस आदमी का उस रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया था, मगर एक्सीडेंट के बाद भी वो काफी देर तक जिंदा था। लेकिन ना तो किसी ने उसकी मदद की और ना ही कोई उसे हॉस्पिटल ले गया, जिस कारण उसकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। तब से उसी की आत्मा वहीं भटकती है और लोगों से अस्पताल तक का लिफ्ट मांगती है। अगर कोई लिफ्ट दे दे तो ठीक, मगर अगर कोई लिफ्ट ना दे तो उसकी मौत पक्की है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।